तो चलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें वीवीआई किसे इसमें जो है ना जितना भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं सब वीवीआई ठीक है सब वीवीआई क्वेश्चन है। इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छा तरीका से क्योंकि इसको याद करने से आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे बन पाएगा। जब तक इस वीडियो को नहीं देखिएगा अच्छा से तब तक आप नहीं समझ पाइएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें जितना भी हम क्वेश्चन लिखे हैं सभी क्वेश्चन बैंक का ही लिखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, नहीं हम बाहर से लिखे हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, किस विडंबना की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हम चलिए एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। लेखक उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज के जागृत समाज में जातिवाद विचार फल फूल रहा था। ठीक है, जातिवाद विचार फल फूल रहा था। लेखक का कहना है कि इस युग में लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बना हुआ है जबकि विश्व की किसी समाज में जातिवाद आधारित विभाजन नहीं लेकिन जातिवाद को पोषण लोग कार्यकुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। विडंबना का अर्थ विडंबना का मुख्य कारण है। ठीक है, विडंबना का मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जो है ना जाति पे आधारित था उसको खत्म कर दिया। पुनः फिर वही जो नियम है ना अभी आ रहा है, जाति पे आधारित नियम आ रहा है। ठीक है, नहीं अभी देखते हैं बहुत सारा जगह होता है कि अगर मेरा जात से कोई मुखिया में वार्ड में खड़ा हो रहा है तो हम उसी को जिताएंगे, नहीं को कोई दूसरा और को जिताएंगे। तो उस पर मैं जाति उति पे मैं जाना है। ठीक है, देख लो आपके कौन अच्छा काम कर रहा है उसी को जिताना है, जो अच्छा काम करे उसको जिताना है, जात पात पे नहीं मोना है। ठीक है, तो इसका आंसर यही था प्रश्न संख्या 1 का। ठीक है, प्रश्न का हम दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम दूसरा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पे लिखा है लेखक लेखक अशोक वाजपेयी एवेन्यू किस सिलसिले में गए थे। ठीक है, लेखक अशोक वाजपेयी एवेन्यू किस सिलसिले में गए थे। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे लिखा है एवेन्यू एवेन्यू में पीटरब्रूक का विस्थापित महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाले था। ठीक है, महाभारत वहाँ जो है ना कहाँ एवेन्यू में पहली बार वहाँ पर प्रस्तुत किया जाने वाला था। ठीक है, उसी के निमंत्रण पर लेखक एवेन्यू गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। वहाँ का चर्च जो है ना कहाँ एवेन्यू कहाँ पे है तो फ्रांस में है एवेन्यू। ठीक है, वहाँ की जो महाभारत पहले पहले प्रस्तुत किया गया जाने वाला था। तो वहाँ के जो इतना अच्छा से सजा उजा दिया था ना वहाँ पे कि उसका रंग समारोह बदल गया था। ठीक है, रंग स्थलियों में बदल गया था, मतलब बहुत अच्छा तरीका से सजाया हो जाया था। तो उसी के निमंत्रण पे वहाँ पे जो है ना पीटर ब्रूक वहाँ के था एक वैज्ञानिक है। उन्होंने निमंत्रण किसको दिया था तो अशोक वाजपेयी की, तभी वहाँ गया था वहाँ उन्होंने देखने के लिए। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी जब वहाँ गया था तो 19 दिन में 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना कर दी है। ठीक है, तो इसको भी हम लेके आएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का अर्थ था, इसका आंसर यही था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर जो लिखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में तो एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को लिखना है और क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, अगर आप सब इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस पीडीएफ को दे देंगे, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर लेना और सही से निकलवा सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है नाम कीर्तन के आगे। ठीक है, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। ठीक है, व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे नाम कीर्तन के आगे
नाम कीर्तन क्या कहे। कभी गुरु नानक ने पाठ्य पुस्तक, व्याकरण और संध्या क्रम, डंडा, कमंडल, चोटी, जनेऊ, धोती और तीर्थ भ्रमण को बेकार मानते हैं। किसको? तीर्थ भ्रमण को बेकार मानता है। ठीक है। जो राम जो राम नाम का जाप करता है, जो राम नाम का जाप करता है, वही इस संसार को पार कर सकते हैं। गुरु नानक का कहना यही है। ठीक है। कि गुरु नानक का कहना यही है कि जो राम नाम का जाप करेगा वही इस संसार को पार करेगा। ठीक है। तो इसका आंसर ही इस तरीका से आप सभी को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी को क्वेश्चन में से थोड़ा बहुत उठा लेना है। उसके बाद जो कवि है उसका नाम लिखना जो, और उसका दोहा लिखाया गया आपको दोहा से ही संबंधित प्रश्न को आंसर दे देना है। ठीक है। तो आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे हमने लिखे हैं। सभी क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न है। कवि रीरन मरे रिलके ने अपने आप को जलपात्र और मंदिरा क्यों कहा है? जलपात्र और मंदिरा क्यों कहा है? तो उत्तर इसका है, कवि रीरन मरे रिलके ने भगवान को बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ। अगर टूटकर बिखर जाएगा तो तुम्हारी महिमा अथवा तुम स्वाधीन हो जाओगे। ठीक है। स्वाधीन हो जाओगे। ठीक है। तो इस तरीका से आपको लिखना है। सभी क्वेश्चन का आंसर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आपको देना है। तो आपको दोहा याद कर लेना है। सही सही का। ठीक है। जितना भी दोहा लिखा है गया वह सभी का दोहा याद कर लेना और क्वेश्चन आंसर याद कर लेना। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो काव्यखंड से ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। गद्य खंड से बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है। तो याद कर लेना सभी का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखे हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। ठीक है। मनुष्य क्या था? जंगली था। वह बनमानों की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन रक्षा करता था। ठीक है। उस समय अपने नाखून की सहायता से जो जीवन रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नाखून ही उसके असली हथियार थी। ठीक है। दांत होने के बावजूद ही उसका असली हथियार क्या था? तो नाखून ही उसका असली हथियार था। ठीक है। उन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग थे। ठीक है। नाखून ही आवश्यक अंग थे। बढ़ते नाखून प्रकृति को यह याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशुता की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। ठीक है। पशुता की जो है न समानता तुम में अभी भी विद्यमान है। ठीक है। अभी भी नहीं देखते बहुत बहुत सारा नो, अभी क्योंकि नो नहीं रहेगा तो आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी नो नख है। ठीक है। तो इस तरीका से लिखना है आप सभी को नाखून के बारे में। ठीक है। इस तरीका से आपको आंसर देना है, तभी आपको मिलेगा नंबर सही से। इस नंबर जब ये पूछेगा, इसको पूछेगा ना, मात्र 5 नंबर या तो 2 नंबर में पूछेगा। ये तो इससे पूछा है 2 नंबर में, तो 2 नंबर के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 हो गया यहाँ पे। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। ठीक है। प्रश्न संख्या 6। चलिए प्रश्न संख्या 6। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान के बीच के संबंध को लिखे। ठीक है। भक्त और भगवान के बीच के संबंध को लिखना है। तो उत्तर यहाँ पे लिखे हैं हमने। कबीर ने मेरे लिखे कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच
के संबंध भगवान और भक्त और भगवान के बीच, ठीक है। जलपात, मंदिरा, स्वाधीन, प्रतिरोध, आदत, घर से बेघर हो जाओगे, चोंगा, कोपल गाल, ठंडी चट्टान इत्यादि से भक्त और भगवान के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। संबंध स्थापित है। इस सभी से भक्त और भगवान के बीच जो है ना संबंध बना हुआ है। अगर इस सभी नहीं रहता तो भक्त और भगवान का बीच संबंध नहीं रहता, ठीक है। तो हम सब क्यों पूजा करते हैं? भगवान हमारे ऊपर आश्रित है, हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भक्त और भगवान के बीच संबंध स्थापित रहता है, ठीक है, और रहता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर यही था, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर यही है। इस तरीका से आपको आंसर लिखना है, तभी आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, अभिनव क्या है? अभिनव क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, ठीक है। अभिनव क्या है और वह जो है न कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ है, ठीक है। तो उत्तर इसका अभिनव एक स्थान का नाम है। अभिनव एक स्थान का नाम है जो दक्षिण फ्रांस में कहाँ, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, ठीक है। अभिनव एक पुराना शहर है, कहाँ पे? दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा जो है ना एक पुराना शहर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक में बहुत बार पूछा है, तभी इस क्वेश्चन को हमने उठा के यहाँ पे लाने, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। बहू बहू ब्रैकेट में दे दिया पे नजम्मा ने सास मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है, कौन सा तरीका अपनाया? तो उत्तर इसका है बहू नजम्मा ने सास मगम्मा को मनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है। वह सोचती थी कौन? मगम्मा का बहू सोचती थी, नगम्मा, ठीक है। वह सोचती थी मेरा मेरा बेटा, ठीक है, मेरा बेटा मेरी सास को बहुत ही प्यारा है, इसलिए ध्यानपूर्वक अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया, ठीक है, अपने सास के पास भेज दिया। इस प्रकार उसका मान भी रह गया, किसका? बहू का मान भी रह गया और काम भी बन गया, ठीक है, और काम भी बन गया। इसी को कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना सटीक भाषा में, ठीक है, किताबी भाषा में आपको आंसर नहीं देना है, सटीक भाषा में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरीका से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, तभी आपको सही सही नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर हिंदी में ही काटता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9, हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, ठीक है। हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो उत्तर यहाँ पे हमने लिखे हैं, उत्तर है यहाँ पे हर वर्ष अभिमन्यु में गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है, लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। तो यहाँ नोक लिखा गया, तो यहाँ लोक होगा, क्या होगा? लोकप्रिय होगा, ठीक है, लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है हर वर्ष एवेन्यू में, ठीक है। मात्र 2 नंबर में पूछा था ये क्वेश्चन, मात्र 2 नंबर में। इस तरीके से सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसमें इस वीडियो में जितना हम करा रहे हैं, एक से कम 30 जो है ना 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कितना? 30 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको लगभग हम बता रहे हैं मात्र 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है और सभी क्वेश्चन का जो है ना आंसर याद कर लेना। मैं क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, ठीक है। वेदांतियों का वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है और
किसने कहा है, ठीक है, और किसने कहा है। इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने जर्मन विद्वान मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। भारत से हम क्या सीखे, इसका जो लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। भारत से हमने क्या सीखा, तो इसका लेखक है मैक्स मुलर। इसी को स्वामी विवेकानंद ने बोला है वेदांतियों का वेदांती, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने एक लेख में मैक्स मुलर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया था। इस लेख का शीर्षक था, ठीक है, प्रोफेसर मैक्स मुलर। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर के बारे में कहा था कि पश्चिमी दुनिया में अगर किसी ने वेदांत को समझा है तो वे मैक्स मुलर ने अध्ययन भारतीय दर्शन का अध्ययन किया और भारतीय दर्शन के विद्वान विदेशी माने जाते हैं, ठीक है। तो किसने कहा था, तो मैक्स मुलर का जो है ना स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था, क्योंकि मैक्स मुलर जो था जर्मन का बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीका से आपको लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 11 है, भारत को पहचान सकने की दृष्टि आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ पे लिखे, ठीक है। उत्तर यहाँ पे हमने लिखे हैं। उत्तर है भारत को पहचान सकने की दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। किसके लिए, यूरोप के लोगों के लिए वांछनीय है, ठीक है। क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है, ठीक है। विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है। नहीं देखिए थे जब 2020 में कोरोना फैला था, 2020 में जब कोरोना फैला था तो जो है ना सभी कोरोना के कारण मर रहा था, और भारत में क्या किया था, भारत ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर दिया था। तब बोले ना कि भारत जो है न बहुत सारे अनेक समस्या से भरपूर है, जहाँ जिनका समाधान यहाँ तुरंत निकल आ जाता है, ठीक है। वहाँ खोजते रहता है तो यहाँ भारत में उसका समाधान निकल जाता है। तो यूरोप के लोगों के पास सब समस्या का समाधान नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग इस सभी से जिक्र करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीका से लिखा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे लिखा है। प्रश्न संख्या 12, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, पठित कविता के अनुसार लिखे। उत्तर है यहाँ पे हरि रस से कवि गुरु नानक का यह अभिप्राय है कि जल थल और आकाश में जितने भी जीव जंतु हैं वह सभी के मुक्ति का मात्र एक ही साधन है, ठीक है। मात्र एक ही साधन राम नाम के बिना, ठीक है। राम नाम के बिना, ठीक है। मुक्ति के मात्र एक ही साधन है, तो क्या चाहिए, तो राम नाम के बिना मुक्ति का मात्र एक ही साधन है। जो व्यक्ति राम का नाम जाप करता है उसे मुक्ति प्रदान होता है, ठीक है। तो उसे मुक्ति मिलता है, ठीक है। अगर मरते समय जो भगवान राम का और भगवान विष्णु का नाम लेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगा। जो ओम का जाप करेगा उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, कभी कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों, लिखे, ठीक है।
उत्तर है कवि घनानंद ने अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि घनानंद कहते हैं कि तुम जीवन देने वाली जीवनदायक हो, तुम मेरी भी हृदय की पीड़ा को समझो, और तुम अभी बारिश बनकर सुजान के आंगन में मेरी आंसू को बारिश बनाकर बरसा दो, ताकि उन्हें पता चल सके, ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके कि घनानंद जो है ना सुजान से कितना प्रेम करता था, ठीक है, घनानंद जी जो है ना सुजान से कितना प्रेम करता था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, क्योंकि घनानंद सुजान जो है ना सुजान एक नर्तकी थी, उसी से उन्होंने प्रेम करना शुरू कर दिया था, किंतु फिर जो घनानंद को रिजेक्ट कर दिया नर्तकी जो सुजान थी, घनानंद को बोला हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो घनानंद जो है ना वहीं से क्या क्या सन्यासी ले लिया, बोला जहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं हम वहीं पे जाके सन्यासी लेंगे, तो वृंदावन में घनानंद ने सन्यासी ले लिया था जाकर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 के हमने उत्तर दे दिए, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे हम लिखे हैं, कवि प्रेम घन नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं, लिखे, ठीक है, क्या टिप्पणी करते हैं लिखे। उत्तर यहाँ पे हमने लिखे हैं, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अब देश और नगर बाजार बन गया, अब देश और नगर क्या हो गया, बाजार बन गया। यहाँ यही सब अंग्रेजों की चाल है, यही सब अंग्रेजों की चाल है। बाजार में अंग्रेजी माल भरे पड़े हैं, ठीक है, बाजार में जितना भी हम अभी सामान खा रहे हैं वो सभी सामान कहाँ के, अंग्रेजी सामान है, ठीक है, तो सभी सामान अंग्रेजी है, ठीक है, तो सभी सामान अंग्रेजी है, सभी सामान अंग्रेजी खा रहे हैं, तो इसलिए ये सभी किसका चाल है, तो ये सभी अंग्रेजों का ही चाल है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। उत्तर यहाँ पर हमने लिखे हैं, मनुष्य निरंतर मनुष्य मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयास करता है कि प्रारंभिक काल में मानव एक पशु के समान थे, नाखून अब थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास तेज होते गई, ठीक है, होते गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया, ठीक है, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया, उसके उसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति में निरंतर जीवनीय नवीनता असली नवीनता आती गई, ठीक है, नवीनता आती गई, वह वह पुरानी जीवन शैली को प्रवर्तित किया, ठीक है, प्रवर्तित करता गया, ठीक है, जो नाखून अख थे अब अब सौंदर्य का रूप लेने के लिए मतलब सुंदर होने के लिए सौंदर्य मतलब सौंदर्य का रूप लेने लगा, ठीक है, इसमें नयापन लाने लगा, ठीक है, इसमें नयापन लाने लगा, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखाने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है, नाखून को जो है मनुष्य काट देता है, ठीक है, नाखून को मनुष्य काट देता है। इस क्वेश्चन का हमने इस तरीका से पूरा प्रॉपर तरीका से आंसर लिखे हैं, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीका से आंसर लिखे हैं, तो इसी तरीका से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, ठीक है, किसे मानते हैं और क्यों, क्वेश्चन है। उत्तर यहाँ पर हमने लिखे हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी
बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि और क्षमता अपेक्षा की जाती है। व्यक्ति की रुचि और क्षमता की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। व्यक्ति अपनी पेशा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है। ठीक है। व्यक्ति अपना पेशा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता, जिसके कारण व्यक्ति की अपनी अरुचि तथा व्यवस्था बस काम करने के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है। ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि व्यक्ति को जो है ना, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको जो है ना जाति के आधार पर काम बांट दिया गया है। ठीक है। तो उसको दूसरा काम करने के लिए नहीं दिया जाता। जैसे कोई मल्लाह है तो मछली ही मारेगा ही, कोई नाई है तो वो क्या करेगा, वो बाल ही काटेगा। तो ये जाति के आधार पे ये सब बांटते हैं, किंतु इस सबको को हटका के दूर कर दिया गया है। ठीक है। इसलिए अब दूसरा पेशा सब कोई भी अपना पेशा अपना सकता है। ठीक है। कोई भी अपना पेशा अपना सकता है। ठीक है। तो इस तरीक़े से इस क्वेश्चन के हमने आंसर दिए हैं। इस तरीक़े से आपको आंसर देना है, क्योंकि जातिवाद सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। जातिवाद ही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। तो इसको अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अम्बेडकर ने इसको ख़त्म कर दिया था, फिर पुनः यह चालू हो गया। ठीक है। पुनः इसको प्रारंभ कर दिया गया जातिवाद को। ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। ठीक है। परहित के लिए कौन देह धारण करते हैं? स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए कौन देह धारण करते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है परहित के लिए बादल देह धारण करते हैं। ठीक है। कवि गणानंद कहते हैं कि बादल को सुजान मानकर प्रार्थना करते हैं कि तुम दूसरे के लिए देह धारण करते करते हो। मेरे भी हृदय की पीड़ा को समझो। जल का भंडार और अमृत के समान बना दो, जो सज्जन के लिए दिखा दो। ठीक है। जो सज्जन के लिए दिखला दो। ठीक है। सज्जन के लिए दिखला दो। तो परहित के लिए कौन देह धारण करता है? तो बादल देह धारण करता है परहित के लिए। ठीक है। और सुजान के आंगन में बरसाने के बात बोल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आंसर लिखा है। चलिए प्रश्न संख्या हम 18। कवि सुमित्रानंद पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो उत्तर इसका हमने लिखे हैं। कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि आज गांधी जी का तप संयम सफल हो गया है। उन्हें अहिंसक को अमृत पिलाकर जिला दिया। अब भारत माता के लोगों के मन के भय भाव अंधकार और भ्रम को धरती है। ठीक है। धरती है और जीवन विकास करने वाली संसार की माता है। जीवन को विकास करने वाली संसार की माता है तो भारत माता है। ठीक है। तो इस तरीक़े से हमने 18 क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं इसमें। ठीक है। तो चलिए और इसमें देखते हैं, और प्रश्न होगा तो इसका क्वेश्चन आंसर और इसको हम बताएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। ठीक है। प्रश्न संख्या 19। कवि जीवनानंद दास किस तरह बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं? ठीक है। एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तर हमने लिखे हैं। कवि जीवनानंद दास कहते हैं कि बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाट एवं सारस की शोभा अनुपम छवियों को नियमित करती है। बंगाल की इस अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कभी पूर्ण जन्म लेने की बात करते हैं। ठीक है। बंगाल की रमणीय धरती पर कभी पूर्ण जन्म लेने की बात करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आंसर लिखा है। चलिए प्रश्न क्या 20। लेखक गुणाकर मूल्य ने भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। ठीक है। भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो उत्तर हमने लिखे हैं। लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। ठीक है। तथा साथ ही दक्षिण भारत की ब्राह्मणी लिपि और नंदी नागरी लिपि का तुलना देवनागरी लिपि से की है। ठीक है। नंदी नागरी लिपि की तुलना देवनागरी लिपि से की है। ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमने क्वेश्चन का आंसर दिए। ठीक है।
चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए आओ क्या है, बेटे के लिए अंगो क्या है, ठीक है, बेटे के लिए अंगो क्या है। तो उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। कवित्री अनामिका कहती हैं कि बेटे के लिए अंगो डो है, बेटे के लिए अंगो डो है, और वह और डो को बिंदु को माँ की गोद समझकर माँ की गोद में बैठ जाता है, ठीक है। जो अंगो है उसके आगे जो बिंदु है ना, तो कौन चीज कहता है, डो समझता है। डो के आगे जो बिंदु है ना, डो के आगे बिंदु वो बेटा है और डो माँ है, ठीक है। उसी के गोद में उन्होंने बैठ गया था। बिंदु को जो है ना, बिंदु को जो बेटा है और डो माँ है, ठीक है। तो गोद समझकर उसके आगे में बैठ गया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर लिखे, बहुत ही कम लिखे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जितना क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार ही आंसर हमने लिखे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 22। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, ठीक है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, तो उत्तर हमने लिखे हैं, ठीक है। गुरु नानक कहते हैं कि गुरु की कृपा से लोभ और मोह तथा घमंड से दूर रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति के किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं, किसी प्रकार का घमंड नहीं है, जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, सुख और दुख में एक समान है। तो दुख भी है उसके पास, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान है, ठीक है। दुख भी है फिर भी उसको चेहरे पर मुस्कान है। किसी भी प्रकार का लोभ नहीं, उसके सामने कुछ भी रख दो, हीरा मोती, फिर भी वो एक भी नहीं छुएगा, ठीक है। किसी से घमंड नहीं करता, सभी से बोलता हुआ है। और मान और अपमान एक समान रहते हैं, ठीक है, एक समान रहते हैं, ठीक है। आशा और कृष्णा को छोड़ देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की पहचान होती है, कि वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, ठीक है। वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, उसको मोक्ष मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। इसी पे सभी व्यक्ति जो विश्वास करता है कि कोई व्यक्ति घमंडी, कोई व्यक्ति लोभी, कोई व्यक्ति मोहिनी है कि किसी व्यक्ति को मोह लेता है, कोई व्यक्ति दुख और सुख में जो है किसी के साथ नहीं देता है। तो इस तरीके से नहीं, जो व्यक्ति दुख और सुख में एक समान रहेगा, दुख भी फिर भी किसी को नहीं बता रहा है कि हमको दुख है, और सभी की मदद कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 23 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 23। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है, ठीक है। तो उत्तर हमने लिखा है, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रहती है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगीत रहती है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं, ठीक है, जलाकर मिलते हैं, और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहती है, ठीक है। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल कभी नहीं भरता है। उसी प्रकार कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द गम्यता और जीवन छवियों और प्रतीतियों आकर मिलती रहती हैं और तदाकर होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती है, वैसे कविता शब्द रिक्त नहीं होती है। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाता है। इस प्रकार लेखक जो है कविता और नदी में समानता पाता है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 24 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 24, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे लिखे हैं, लेखक अभिनियों साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे उपलब्धियों क्या रही है, ठीक है, उपलब्धियों क्या रही है। तो उत्तर हमने लिखे हैं, लेखक अभिनियों अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, क्या चीज़, हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तक और कुछ संगीत टेप्स ले गए थे, कुछ संगीत जो है गाना सुनने के लिए टेप्स ले गए थे। और वहाँ वे 19 दिन 24 अक्टूबर से
10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। ठीक है, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक दोपहर तक रहे थे। कुल 19 दिनों में वहाँ रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की थी। ठीक है, 19 दिन में ही 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना कर दिया था अशोक व्यासदेवी ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर मानवीय करता है। ठीक, मानवीयकरण करता है। उत्तर इसको देना है। तो उत्तर हमने लिखे हैं, कवि महोदय का एकांत वास मौन के विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। ठीक है, संप्रदाय के स्थान में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीय कर डाला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उत्तर दिए हैं। प्रश्न संख्या 26 है, इस कविता से क्या सीखते हैं। इस कविता से आप क्या सीखते हैं। उत्तर हमने लिखे हैं, इस कविता से हम लोग को यह सीख मिलता है कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अनेक प्रकार की रुकावटें को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है आप सभी को। चलिए प्रश्न संख्या हम 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, ठीक है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो उत्तर हमने लिखे, नदी के तट पर लेखक को लगता है कि जल स्थिर है। जल स्थिर और तट ही बह रही है। ठीक है, अगर जब आप नदी के पास बैठिएगा तो लगेगा क्या क्या जल जो है ना उसका स्थिर मतलब रुका हुआ है और किनारा जो है ना उसका बह रही है। ठीक है, तो लेखक को यह लगता है, उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के साथ लेखक ही बह रहे हैं। ठीक है, नदी के साथ बह रहे हैं। ठीक है, कौन, तो उसका किनारा नदी के ही साथ बह रहा है। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं। स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। किसको, लेखक को। लेखक कौन, अशोक वाजपेयी जो है ना शुक्ल के बारे में बताया। शुक्ल जो है कविता उसी के बारे में बोला है। शुक्ल लेखक है, विनोद कुमार शुक्ल जो है ना लेखक है, उसी का कविता है नदी और प्रतीक्षा कर रहे पत्थर। सभी जो है ना विनोद कुमार शुक्ल की ही कविता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। ठीक है, तो उत्तर में लिखे, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि स्वयं नदी हो गए। इसी बात की पुष्टि करते हुए विनोद कुमार शुक्ल जी ने नदी चेहरे लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगती है, अतः लेखक विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। इस प्रकार लेखक विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। किसको, अशोक वाजपेयी को जो है ना विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। किसको, अशोक वाजपेयी को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके 28 जो है ना 1 से लेके 28, ठीक है, 1 से लेके 28 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। ठीक है, इसमें जिसको भी आप सभी को क्वेश्चन में डाउट होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन का गलत आंसर है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को इस PDF को लेना चाहते हैं तो कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड करके आप इसको कंप्यूटर के माध्यम से निकलवा के आप इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास मात्र जो है ना मात्र 1 महीना का या 1.5 महीना का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 1 माह का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। मात्र आपके पास जो है ना 1 महीना 20 दिन या 20 दिन नहीं, मान लो 15 दिन है, ठीक है। 20 नहीं, मान 15 दिन टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इस वीडियो के बाद बहुत सारे वीडियो लेते आएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर कर देना है वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट में लिखना है कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।